हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की आज की सीरीज में हमारा जो टॉपिक है वो टैली प्राइम से आज भी टैली प्राइम के का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम के अंदर हम एक टॉपिक सीखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, और ये वो काम है जो वेंडर्स के थ्रू पार्ट्स को बाई करते हैं या परचेज करते हैं और उनको असेंबल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हम रॉ मटेरियल के बेस पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, एक हम पार्ट्स के बेस पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स बाय करके और उस पार्ट्स के बेस पे हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसको बोला जाता है BOM। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा बिल ऑफ मटेरियल पे है। तो आप पूरी थ्योरी को ध्यान से देखें और थ्योरी के बाद हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आप टैली के अंदर इसका प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उसमें भी अगर आप वेंडर से पार्ट्स को परचेज करते हैं और असेंबल करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आप किस तरीके से इसको आप टैली के अंदर मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि अगर आप इस तरीके का प्रोडक्शन आपने उसमें दिखा रहे हैं या टैली के अंदर आपने ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं बिल ऑफ मटेरियल का। अब बिल ऑफ मटेरियल एक क्या चीज है? बिल ऑफ मटेरियल वो है जो आप कंपोनेंट बना रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उनको पार्ट्स के बेस पे असेंबल करके आपको एक प्रोडक्ट बना के दिखाता है और उसका आप प्राइस भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स लिया है कि हम आज आपको जो बताएंगे वो कंप्यूटर पार्ट्स के बेस पे हम कंप्यूटर को असेंबल करके बताएंगे और उसका ट्रांजेक्शन टैली पे आप कैसे करोगे उसको करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो एग्जाम्पल है वो कंप्यूटर से है। तो सबसे पहले मुझे पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे। पार्ट्स को हम लोग नहीं बना रहे, पार्ट्स को हमारी वेंडर्स बना रही हैं और उन पार्ट्स को हम वेंडर से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर बनाने में मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ पार्ट्स लिए हैं, जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, SSD है, SMPS है, कैबिनेट बॉक्स है, कीबोर्ड है, माउस है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरा जो बिजनेस है वो असेंबलिंग का काम है और मैं क्या करती हूँ, मैं पार्ट्स को अपने वेंडर से परचेज करती हूँ और असेंबल करके कंप्यूटर बना के उनको सेल करती हूँ। और यही प्रोसेस आपने फिर किस में करना है, टैली के अंदर करना है। तो अगर इस तरीके का आपका प्रोडक्शन है, जैसे अगर आपको कार भी है, आप कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कार के जो पार्ट्स हैं आप उनको अपनी वेंडर से परचेज करने के बाद आप असेंबल कर रहे हैं, तो भी आप बिल्स ऑफ मटेरियल का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे है कि मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि हमारा कंप्यूटर असेंबलिंग का वर्क है। हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को असेंबल कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, वेंडर से हम सारे पार्ट्स परचेज करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेंडर से परचेज करेंगे और वेंडर से कंप्यूटर परचेज नहीं करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स परचेज करेंगे और इनको इन्वेंट्री में स्टोर करेंगे। यानी कि आप हर पार्ट्स की डिटेल मेंटेन करेंगे कि इतने पार्ट इस वेंडर से खरीदा। और उसके बाद हम बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करेंगे, यानी कि आपको एक ऐसा वाउचर क्रिएट करना होता है। आपकी कंपनी तो क्या कर रही है, आपकी फैक्ट्री कर रही है कि हमने इतने कंप्यूटर असेंबल कर दिए, आप टैली के अंदर ट्रांजेक्शन कर दो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टैली के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए एक BOM क्रिएट करना होता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बोलते हैं। आप उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप जो पार्ट्स आपने खरीदा है उसको असेंबल करेंगे। और जब आप असेंबल करेंगे तो असेंबल करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो फिनिश गुड्स बन के आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, तो वो मेरा कंप्यूटर बन के तैयार हो के आएगा और फाइनली हम उस कंप्यूटर को कस्टमर को क्या करना स्टार्ट करेंगे, सेल करेंगे। तो ये प्रोसेस रहता है आपके बिजनेस का जब आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करनी होती है, टैली के अंदर दिखानी होती है। अब मुझे टैली के अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैंने पार्ट्स खरीदने हैं। तो मैं पार्ट्स अपने किससे खरीदूंगी, अपने वेंडर से खरीदूंगी। और यहाँ पे भी वेंडर्स अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने वेंडर्स अलग नहीं दिखा के एक ही वेंडर से मैंने पार्ट्स परचेज किए हैं। तो यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड 10 परचेज किए हैं, प्रोसेसर मैंने 10 किए हैं, रैम मैंने 20, क्योंकि हर कंप्यूटर पे 2 रैम लग रही है, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने 20 नंबर्स क्या खरीदा है, रैम। SSD मैंने 10 लिए, यानी कि यहाँ पे देखें
जो भी मैंने आपको दिया था एसएमपीएस, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, उन सब की क्वांटिटी इक्वल की है। इक्वल का मतलब मुझे पता है कि अगर मुझे एक कंप्यूटर को असेंबल करना है तो उसमें एक माउस लगेगा, एक मॉनिटर लगेगा, एक कीबोर्ड लगेगा और इसी तरीके से एक मदरबोर्ड लगेगी, प्रोसेसर लगेगा। तो इन सबको मिला के एक क्या बनेगा, कंप्यूटर बनेगा। तो जब मैं कंप्यूटर बनाऊंगी तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि मैं अपने वेंडर से इन सारी चीज़ों को परचेज करूंगी। तो पहला ट्रांजेक्शन आपका पार्ट्स को परचेज करने का होगा जिस भी वेंडर से आपने परचेज किया है। उसके बाद आपका क्या करना है, आपने जैसे मैंने यहाँ पे गेमिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए मैंने वो सारी चीज़ें अपने वेंडर से परचेज कर ली है। अब मैंने बोला था कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा रहता है कि हम बॉम्ब को क्रिएट करेंगे। बॉम्ब का मतलब है बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट करेंगे और वहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट हम तब करेंगे जब हम फाइनल गुड्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनल गुड्स मेरा क्या है, कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे सारे के सारी क्वांटिटी फिक्स करनी होगी कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे मदरबोर्ड चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए, कितनी रैम चाहिए, एसएसडी में कितना उसमें लूंगी। तो उसके हिसाब से ये मुझे बॉम्ब के अंदर यानी कि बिल ऑफ मटेरियल के अंदर फिक्स करना होता है। अब आपने एक कंपोनेंट बनाने के लिए सारा का सारा डेटा फिक्स कर दिया। अब आपको बार बार ये चीजें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोडक्शन करके आपकी फैक्ट्री आपको पूरा का पूरा डिटेल देगी तो आप केवल उतनी क्वांटिटी डालेंगे जितना क्वांटिटी का वहां पे क्या हुआ है, सिम्बलिंग हुई है। तो जैसे आपने बोला 10, तो 10 कंप्यूटर का सारा डेटा ये खुद ले लेगा। डेटा मीन जितने भी पार्ट्स हमने फिक्स किए थे बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, तो वो बिल ऑफ मटेरियल्स के अंदर वो सारे पार्ट्स खुद ही ले लेगा। मैंने यहाँ पे एक को फिक्स किया, वहां पे अगर मैं 1000 का भी प्रोडक्शन कर रही हूँ यानी कि 1000 कंप्यूटर्स को भी मैं असेंबल कर रही हूँ तो ये 1000 के हिसाब से क्वांटिटी ले लेगा। तो यहाँ पे जो बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट होता है उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हमें हमेशा जब हम कंपोनेंट को क्वांटिटी देंगे कंपोनेंट बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए, तो वहां पे हम क्वांटिटी केवल एक ही रखेंगे। प्रोडक्शन आप कितने का ही करो। अब अभी मेरे पास माना 10 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर आया तो मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दूंगी, मैं कहूंगी कि मुझे एक कंप्यूटर बनाने में इतनी क्वांटिटी इसकी चाहिए। तो हमेशा जब भी बिल ऑफ मटेरियल आप फिक्स करेंगे तो वहां पे आप देंगे कि वहां पे आपने एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन सी कितनी क्वांटिटी ली है। तो जब आप ये क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है, और मैं केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगी वहां पे यानी कि कंपोनेंट डालूंगी कंप्यूटर, और मैं डालूंगी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि मैंने 10 डालनी है। तो जैसे मैंने 10 का प्रोसेस दिया था और 10 के हिसाब से ही मैंने बिल ऑफ मटेरियल को क्या किया है, फिक्स किया है। तो जैसे मैंने क्वांटिटी में 10 डाला तो जो मैंने 1 1 वाली बिल ऑफ मटेरियल के अंदर क्वांटिटी फिक्स की थी उसके हिसाब से ये 10 मदरबोर्ड, 10 प्रोसेसर, रैम ये 20 लेगा क्योंकि मैंने रैम क्या की है, 2 डाली है। तो ये अपने हिसाब से हर चीज को क्या करेगा, आपके खुद ही ले लेगा और आपके सारे के सारे 10 के 10 कंप्यूटर को असेंबल दिखाएगा। और प्लस अगर उसके बाद अगर आप इसमें एडिशनल चार्जेज ऐड करना चाहते हैं तो एडिशनल चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद ये नेट अमाउंट भी आपको निकाल के देगा, नेट इफेक्टिव अमाउंट भी आपको दिखा के देगा कि एक कंप्यूटर बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी है और आपने जो 10 कंप्यूटर बनाए हैं उसको बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी है। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट में भी आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, और ये क्या करेगा, इन्वेंट्री पे इफेक्ट क्या डालेगा, जितने का भी आप क्वांटिटी बनाते जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आप असेंबल करते जाएंगे, जैसे मैंने अभी 10 दिया और मैंने 10 ही खरीदे था, तो जितना भी मेरा इन्वेंट्री था, जितने भी मेरे पार्ट्स का इन्वेंट्री था वो पूरा का पूरा नील हो जाएगा क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स यूज कर लिए और सारे पार्ट्स से मैंने 10 कंप्यूटर बना लिए क्योंकि मैंने जो परचेज की थी वो 10 कंप्यूटर के हिसाब से किया था और मैंने 10 कंप्यूटर असेंबल कर लिए। तो आप जब अपने स्टॉक समरी चेक करेंगे वहां से जितने भी पार्ट्स वाला पार्ट था आपका वो सारा का सारा नील हो चुका होगा, वो आपको दिखेगा ही नहीं। बट वहां पे एक कंपोनेंट दिख रहा होगा आपका जो आपका फिनिश गुड्स था यानी कि कंप्यूटर,
और उसका आप एंटर करेंगे तो पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं। और अब आप क्या करेंगे, इन 10 कंप्यूटर्स की जब जब सेल होगी तो सेल की एंट्री आपने अपने टैली के अंदर करते रहना है। तो इस तरीके से बिल ऑफ मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसके बेनिफिट क्या है, देखिए अब मैंने बोला कि आपको बिल ऑफ मटेरियल जब आप यूज करते हैं तो उसको कुछ तो आपके बेनिफिट्स मिलेंगे तभी आप यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपकी जो बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है, ये आपकी जो एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन उनको फास्ट कर देता है। अगर मैं मैनुअली फीड करूं तो सबसे पहले मैंने पार्ट्स को लेना है, फिर मैंने सारा का सारा कंपोनेंट को लेना है कि कंपोनेंट मेरा कौन सा है, और उसके बाद मैंने खुद ही फिक्स करना है कि एक को बनाने में मुझे इतने की जरूरत है। और जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो खुद ही, जैसे हमने देखा कि अगर मैं रॉ मटेरियल के बेस पर मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो वहाँ पे हर चीज मुझे फिल करनी होती है, बट यहाँ पे आधा काम आपका बिल ऑफ मटेरियल कर देता है। तो आपके काम को वो क्या करता है, फास्ट करता है, और ऑटोमेटिक होती है सारी चीजें। आपने फीड करते जाना है, एक बार आपने ट्रांजेक्शन करना है और बार बार आपको ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जो डिटेल फीड की है, अब आप उसके बेस पे असेंबलिंग करते जाइए, ठीक है। और दूसरा है कि आपका एक्यूरेट इन्वेंट्री मेंटेन होगी कि कितने पार्ट्स आए और कितने पार्ट्स आपने यूटिलाइज कर दिए और कितना आपका फिनिश गुड्स बन चुका है, ये पूरी डिटेल भी आपको इसके थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट में बोला कि आपको कॉस्ट में भी ये हेल्प करता है। तो जब आप पार्ट्स परचेज करते हैं उनकी कॉस्ट को ये खुद लेता है, और उसके बाद एडिशनल चार्जेस अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो वहीं पे एडिशनल चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, जिसके बेस पे आपके उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होके भी आ जाती है, यानी कि आपको हेल्प मिल जाती है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी। तो इसीलिए बिल ऑफ मटेरियल का यूज करना चाहिए। अगर आपका इस तरीके का प्रोडक्शन है, असेंबलिंग का काम है, तो आपने हमेशा बिल ऑफ मटेरियल का यूज करना चाहिए। अब मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई दी है यहाँ पे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बिल ऑफ मटेरियल का यूज करती है। तो इसमें पहला मैंने दिया है कंप्यूटर असेंबलिंग, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। मोबाइल फोन असेंबल जहाँ पे होंगे वो लोग भी बिल ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, कैपेसिटर्स वगैरह जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे भी बिल मटेरियल का यूज होगा। ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि कार का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वेंडर से पार्ट्स खरीदे जाते हैं और असेंबल करके एक कार बनाई जाती है, तो ये भी बिल ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे। टीवी का अगर आपकी असेंबलिंग आपने करनी है, फर्नीचर असेंबलिंग करना है, इलेक्ट्रिकल पैनल आपने बनाने हैं, तो इन सब इस तरीके की इंडस्ट्रीज हमेशा बिल ऑफ मटेरियल का यूज करती हैं। भले ही वो टैली के अंदर काम नहीं कर रही होंगी, वो किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रही होंगी, तो भी वो वहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करके अपने काम को आसान कर देती है। तो ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब थ्योरी पार्ट में आपको समझ में आ गया कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है और आपने उसको कहाँ पे अप्लाई करना है। याद रखिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज होगा वहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का यूज नहीं होगा। जैसे एक शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री कभी भी बिल ऑफ मटेरियल का यूज नहीं करेगी क्योंकि वो असेंबल नहीं कर रही है। शुगर फैक्ट्री अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रही है और उसके बेस पे वो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो बिल ऑफ मटेरियल का यूज नहीं करेगी। अब आइए देखते हैं, इसी को हम अब टैली के अंदर जाके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अब आपकी फैक्ट्री ने क्या किया, असेंबल कर दिया और आपको पूरी डिटेल दे दी और आपको बोला कि इसकी ट्रांजेक्शन आप कर लो। आप टैली के अंदर भी दिखा दो कि हमने 10 क्या बना लिए, कंप्यूटर्स बना लिए, और उसका ट्रांजेक्शन आप कैसे करोगे। अब आगे चलो, अब देखिए इसको प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, उन पार्ट्स को आपने क्रिएट करना है जिन पार्ट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि वेंडर से पार्ट्स को खरीदना। तो पार्ट्स हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो पार्ट्स बनाए कंप्यूटर पर असेंबल करने के लिए, उनको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने एक कैबिनेट बनाया, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस और एसएसडी, ये मेरे पार्ट्स हैं। तो जब आप इन पार्ट्स को बनाएंगे, नॉर्मल जैसे आप पार्ट्स बनाते थे वैसे आप इनको क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद ये सारे पार्ट्स आपने क्या करना है, बाई कर लेना, यानी कि परचेज कर लेना। तो नेक्स्ट जो एंट्री हमारी होगी वो परचेज की होगी। तो यहाँ पे मैंने
अपने वेंडर से ये सारे पार्ट्स वन बाय वन परचेज कर लिए। तो बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, बट मैंने यहाँ पे एक ही वेंडर्स दिखाया है जिससे मैंने सारी चीजें परचेज कर लिए। और मैंने यहाँ पे 10-10 की क्वांटिटी में आपको समझाया था, तो देखिए मैंने यहाँ पे 10-10 ही रखा है। और रैम मैंने यहाँ पे जस्ट डबल किए हैं क्योंकि मेरे एक सिस्टम पे 2 रैम लग रही है। तो जब आप इनको परचेज कर लेंगे, अब आपको पता है कि इनको परचेज करने के बाद आपकी जो कंपनी है वो इनको असेंबल करेगी और कंप्यूटर बनाएगी। तो जब वो कंप्यूटर बनाएगी तो आपको एक स्टॉक और बनाना पड़ेगा कंप्यूटर का, और जब आप कंप्यूटर का स्टॉक आइटम बनाएंगे वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपने इसमें बिल ऑफ मटेरियल को अप्लाई कर देना है। तो जब आप कंप्यूटर का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है। इसमें एक फीचर्स आता है सेट कंपोनेंट लिस्ट, और ब्रैकेट्स में लिखा होगा बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, इसको आप यस करेंगे। और ये हमारा ये ही फीचर्स है जो बिल ऑफ मटेरियल को हमारे उसमें एक्टिवेट कराता है। तो जैसे आपने इसको एक्टिवेट किया और यहाँ पे अल्टर कंपोनेंट BOM का फीचर आ जाएगा, आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पे BOM नेम पूछेगा, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल का किस नेम से आप बिल ऑफ मटेरियल को बना रहे हो, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे बॉम नेम, कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर, और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमेशा आप एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी ही फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं 1000 में कंप्यूटर बना रही हूँ या मैं 10 कंप्यूटर्स बना रही हूँ, वो नहीं मैटर करता। यहाँ पे मुझे दिखाना है कि मुझे कंप्यूटर असेंबल करना है और एक कंप्यूटर बनाने में मुझे कितनी चीजें, कितनी क्वांटिटी कितने में चाहिए। सेम ऐसे हर प्रोडक्ट की होगी। जैसे मुझे कैबिनेट एक चाहिए, कीबोर्ड एक चाहिए, मदरबोर्ड माउस एक चाहिए, सब कुछ मुझे वन वन चाहिए, बट मुझे रैम 2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रैम को क्या कर लिया, 2 ले लिया, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। जब आपका ये बन जाएगा, अब यही हमारी हेल्प करेगा हमारा असेंबलिंग को टैली के अंदर फिक्स करने के लिए। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बनाने के बाद देखिए, अब हमने इसको वाउचर्स में एंट्री करनी होती है, और ये वाउचर्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। हमारे पास एक नॉर्मल वाउचर्स होता है स्टॉक जर्नल। तो स्टॉक जर्नल के जैसा ही मुझे एक और वाउचर्स बनाना होता है। स्टॉक जर्नल में हम रॉ मटेरियल के बेस पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन दिखाते हैं, बट मेरा ये रॉ मटेरियल के बेस पे नहीं, पार्ट्स के बेस पे है, तो मुझे एक वाउचर्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप वाउचर्स क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे उसका नेम देंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और इसका टाइप ले लेंगे स्टॉक जर्नल। तो जब स्टॉक जर्नल आप टाइप ले लेंगे तो यहाँ पे नीचे एक फीचर्स आएगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, आपने इसको यस करना भूलना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये फीचर्स मैंने पहले से ही यस किया है, आप इसे यस करेंगे तो ही ये आपको बिल ऑफ मटेरियल वाला ट्रांजेक्शन देगा, अदरवाइज ये नॉर्मल स्टॉक जर्नल जनरेट होके आ जाएगा। जब आप इस वाउचर्स को भी क्रिएट करेंगे, आप जितने भी आपके कंप्यूटर असेंबल होके आएंगे, आपने उसकी एंट्री किसी और वाउचर्स पे नहीं, आपने उसकी एंट्री इस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे कर ली है। ठीक है, इस एंट्री को मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं इसको पहले कर चुकी थी। तो हम इसको इसकी एंट्री करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जब आप वाउचर्स पे आएंगे, अब देखिए मुझे परचेज सेल नहीं करना है कंप्यूटर को, ना तो मैंने परचेज किया है ना ही मैंने कुछ किया, मैंने इसको असेंबल किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे वाउचर्स में जाऊंगी, जो मैंने वाउचर्स किया था। अदर वाउचर्स में भी आप जा सकते हैं और ऑल्ट F7 की का यूज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वाउचर्स मिलेगा, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आके नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है वो डालेंगे। तो मेरा नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंप्यूटर है। देखो ये बिल्कुल जीरो बैलेंस है इनका। अभी आप एक चीज आपको मैं और दिखाती हूँ, इससे पहले हम स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर सारे पार्ट्स दिखा रहा होगा, बट कंप्यूटर कहीं नहीं दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कंप्यूटर के असेंबल नहीं किया। अब मैं 10-10 का मेरे पास सारा का सारा स्टॉक है, और मैं पूरे 10 कंप्यूटर्स अगर बना दूं तो ये कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हट जाएंगे। केवल यहाँ पे जो असेंबल आपने स्टॉक बनाया था उसको दिखाएगा। अब आप वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स पे आके आप यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, कंप्यूटर, और सीधे आपसे क्वांटिटी पूछेगा, और क्वांटिटी में आपने डाल दिए 10। मेरे पास 10 का ही स्टॉक है तो मैंने 10 के 10 डाल दिए। देखिए इधर सारी की सारी डिटेल ये खुद ले लेगा, और इस रेट के बेस पे आपके सारे कंप्यूटर की रेट भी फिक्स कर देगा। और यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट के अंदर टाइप्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट है।
इस कंप्यूटर को असेंबल करने में जितने भी एडिशनल चार्जेज आपने लिए हैं यहाँ पे आप वन बाय वन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया वेजेज की, मैंने वेजेज पे किए। अगर आप परसेंट के हिसाब से फिक्स करना चाहते हैं तो परसेंट के हिसाब से भी कर लीजिए। अगर आप अमाउंट में देना चाहते हैं तो अमाउंट के हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10,000 मैंने दिया कि टोटल मेरी जो वेजेज लगी है इसको बनाने में 10,000 लगी। अब ये वेजेज को भी इस 90,000 की कॉस्ट पे ये ऐड कर दो और नीचे आपको दिखा देगा कि आपकी एडिशनल कॉस्ट 10,000 की है, इफेक्टिव कॉस्ट 1 लाख है। ठीक है, प्राइमरी कॉस्ट आपको दिखा देगा कि आपकी एक आइटम की कॉस्ट आपको इतने का, यानी कि एक कंप्यूटर आपको 10,000 का पड़ा। इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को असेंबल जब करते हैं तो उसका जो ट्रांजेक्शन है आप उसको टैली के अंदर दिखा सकते हैं। अब मेरा काम खत्म हो गया। अब आप देखिए, आप स्टॉक समरी पे आएंगे और स्टॉक समरी पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कंप्यूटर एसेसरीज वाला आइटम था वो सारा का सारा हट चुका होगा। यहाँ पे फिनिश गुड दिखा रहा है क्योंकि मैंने कंप्यूटर को इसके अंदर लिया था और इसके अंदर कंप्यूटर दिखा रहा है और 10 पीसेस दिखा रहा है। देखिए बाकी कोई भी पार्ट्स मेरे इसके से नहीं है, यानी कि मैंने जितने का मैंने पार्ट्स परचेज किए थे, जितने भी क्वांटिटी के, उन सबको मैंने असेंबल कर दिया। अब मेरा काम होगा इस कंप्यूटर को सेल करना। और नेक्स्ट जब आपके पास नया स्टॉक आएगा फिर से आप पार्ट को बाई करेंगे, परचेज करेंगे, उसकी परचेज में एंट्री करेंगे, फिर कंप्यूटर असेंबल होके आएंगे, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आप एंट्री करते जाएंगे। तो इस तरीके से टैली आपके इस काम को बहुत आसान कर देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।